हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी स्टडी ए1 में। जैसा कि नाम से ही पता है एनसीईआरटी मतलब यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी ही ले रहे हैं। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो या फिर इंग्लिश हो, एनसीईआरटी ही सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, सिलेबस यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं आज से के इस सीरीज में हम नाइन्थ क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम नाइन्थ क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के वो हम पढ़ने वाले हैं। मैं सुंदर करता हूँ नया सेशन का आगाज और देखते हैं नाइन्थ क्लास की जो सब्जेक्ट्स हैं अपना साइंस उसको। ठीक है। आज पहला चैप्टर हम लेने वाले हैं। इसमें नाइन्थ क्लास और साथ ही साथ हम केवल एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, है ना, एनसीईआरटी ही है, मानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो करते हैं। अब ये जो नया एडिशन है 2000 संशोधित एडिशन है, अक्टूबर 2022-23 का संस्करण जो हमने लिया है। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। चैप्टर हम इसमें कौन कौन से पढ़ने वाले हैं वो सब इसमें आने वाले हैं अपने सभी चैप्टर्स। विषय सूची में देखो, हमारे आसपास का वातावरण है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, परमाणु की संरचना उसके बारे में चर्चा करेंगे, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, ऊतक क्या है, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स हैं उसके बारे में जानेंगे, कार्य ऊर्जा, ध्वनि साउंड के बारे में जानेंगे, और 12वां चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है। ये सारे इसके अंदर चैप्टर हैं। अब करते हैं भाई पहला जो अपना क्यों चैप्टर है उससे स्टार्ट। ठीक है। पहला जो चैप्टर है अपना क्या है, दिख तो रहा है ना सही से इसमें, बिल्कुल सही से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें बारीक दिख रहा है, चलो उसे बड़ा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब है वातावरण। ठीक है। जो आसपास के वातावरण है उसमें कौन कौन से मैटर है, पदार्थ है, उनके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। अध्याय नंबर अपना फर्स्ट है और करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, अपने आसपास के वातावरण में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। जितनी भी जो चीज़ें दिखाई देती हैं सभी के सभी क्या होती हैं, पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं वो, पदार्थ। ठीक है। जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं, मैटर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पदार्थ। अपने वातावरण में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए बुक है, ये भी एक पदार्थ की बनी हुई है। इसमें कागज है, कागज कहाँ से ले गए, पेड़ पौधों से आया है, तो वो सब पदार्थ है। ठीक है। ये पेन भी है, ये किसी पदार्थ से ही बना है, प्लास्टिक्स का है। ठीक है। किसका है, प्लास्टिक्स का है। तो सभी जो चीजें हैं वो पदार्थ ही हैं। क्या है, पदार्थ ही हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। जो जो अपने प्राचीन दार्शनिक थे, पहले वाले जो ऋषि मुनि थे या जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा है, जिसे पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया, पंच तत्व। बोला जाता है ना अपने शरीर 5 तत्वों का मिलके बना है, बोलते हैं ना लोग, अपने शरीर किसका मिलकर बना हुआ है, 5 तत्वों का। बोलते हैं जल, अग्नि, आकाश, वायु, ठीक है, धूप, ये कुछ ऐसे कुछ करके है। तो कौन कौन से हैं ये पंच तत्व, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक, कहाँ के दार्शनिक भाई, यूनानी दार्शनिक। ठीक है ना, यूनानी दार्शनिक। कहाँ के दार्शनिक, यूनान के जो दार्शनिक थे उनकी बात चल रही है।
माने यूनानी दार्शनिक का मतलब है बड़े बड़े जो विद्वान हुआ करते थे, ठीक है, उनके बारे में। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया। ठीक है ना, कितने प्रकार से वर्गीकृत कर दिया? दो प्रकार से। एक तो अपना जो है भौतिक, ठीक है ना, कौन सा गुणधर्म में बांटा? भौतिक गुणधर्म, ठीक है। एक है रासायनिक गुणधर्म, है ना। भौतिक गुणधर्म का मतलब उसका आकार कैसा है, साइज कैसा है, ये भौतिक गुणधर्म है। और अ, उसके अंदर गुण क्या है? जैसे चीनी है, तो चीनी का दिखाई कैसी देती है, उसका आकार कैसा है, ये उसका भौतिक गुणधर्म है। और जब बात करें उसके रासायनिक गुणधर्म की, तो वो मीठी है, उसमें वो गुण है मिठास का, ठीक है। वो भौगोलिक नहीं, दिखाई नहीं देता, जब उसको खाएंगे तभी पता लगेगा कि वो मीठी है, तो उसका रासायनिक गुणधर्म है। इस अध्ययन में हम भौतिक गुणों इस अध्ययन में हम भौतिक गुणों के आधार पर, किन गुणों के आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे, जल्दी का काम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब पहला अपना आ जाता है भाई, कौन सा आ गया अपना पहला? पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप मतलब दिखाई कैसा देता है कैसा, क्या है उसमें, ठीक है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है, चाहे कोई सा, देखो ये है, अब ये थोड़ी है कि ये कभी ऐसा ही है, नहीं। इसको मैं तोड़ दूं तो दो टुकड़े हो जाएंगे, और तोड़ दूं तो और पता नहीं इसके हजारों लाखों टुकड़े करोड़ों हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ये बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ये बना है। कौन? ये पदार्थ जो है, ठीक है ना। ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भाई? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर कोई भी जो पदार्थ है बना होता है। अब ये बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक तो विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए इन क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बने हैं, ठीक है। अब देखो, अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के कण तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, मानिए अगर उनको जला दे तो वो राख में परिवर्तित हो जाते हैं, और राख भी बिल्कुल बहुत कम होती है। जबकि मिट्टी के कण तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। एक बीकर में 100 ml, 100 ml का बीकर लेते हैं। बीकर बोले तो आप लोगों ने देखा होगा, कांच का बीकर होता है। बीकर किस चीज का होता है भाई? कांच का, ठीक है ना। बीकर किस चीज का होता है? कांच का बीकर होता है ना। इसका होता है भाई, कांच का बीकर होता है ना। बीकर काहे का होता है? कांच का। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर, ये ऐसा जो बीकर होता है वो होता है। कितने ml का? 100 ml, ठीक है ना, मिली लीटर का। 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेते हैं। जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। मानिए जल से आधा भर दीजिए और उस पर क्या लगा दीजिए? निशान लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? निशान लगा दीजिए। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की, है ना, निशान लगा दीजिए। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें, है ना। अब या तो शक्कर ले लें या फिर शर्करा नमक ले लें, उसको उसमें घोलें, है ना, पानी में। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं।
उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। आगे चित्र आएगा। अपने यहाँ देखो कि एक चीज अपने को दी है कि 1 घन मीटर, 1 घन घन मीटर, ठीक है, 1 घन मीटर जो है, 1 घन मीटर जो हो, इसे m⁻³ कहते हैं। ठीक है। आयतन मापने का आधार साधारण मात्रक लीटर होता है। मान आयतन को हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं, लीटर में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं? लीटर में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है ना। इसमें मेजरमेंट किया जाता है, लीटर में मेजरमेंट किया जाता है। चलिए, चलिएगा। ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ से गायब करनी थी तो गायब हो चुकी है। अब चलिएगा, यहाँ से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धतियों के जो अनुसार आयतन का मात्रक दिया हुआ है। ठीक है ना। आयतन का क्या दिया हुआ है? मात्रक। अपने पास क्या है? देखो, 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर 1 लीटर है, तो 1 डेसी मीटर क्यूब होता है। वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है। और 1000 मिलीलीटर जो है किसके बराबर होता है? ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, 1 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ मान 1000। कितना हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा, 10⁻³ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है। 1 मीटर बराबर क्या होगा? अब ये 1 मीटर है तो यहाँ पे क्यूब लगा रखा है, तो 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ये बनता है। ठीक है। चलिए आगे। चित्र वित्र दिया होगा, उसको देखते हैं कि चित्र में क्या बोल रहा है भाई साहब। कि अपने को क्या ले लिया था? अपने ना नमक लिया था हमने ना, एक चम्मच में, एक स्पून में हमने एक नमक लिया था और इसमें डाला। ठीक है। नमक मिलाए, इसके अंदर गायब हो गए भाई साहब। मानिए लाख गुना आवर्धित किए जा गए जल के कण। बहुत मतलब बहुत आवर्धन किया गया। आवर्धन लेके गिलास होता है ना, आवर्धन गिलास, उससे लेकर इसको बहुत बड़ा किया गया, लेकिन इसमें कहीं पर भी क्या नहीं दिखाई दिया? नमक दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना। अब इसमें जल हिलाए और नमक इसमें डाला तो देखो नीचे थोड़े थोड़े कण दिखाई दे रहे हैं। अब स्टार्टिंग में जब हम उसको मिलाएंगे नहीं तब इसमें दिखाई देगा, परंतु जब उसको हिला डुला देंगे तो कहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? भाई देखो, हम जो नमक लिए, नमक को हमने पानी में मिला दिया। अब पदार्थ जो नमक है दिखाई नहीं दिए पानी के अंदर, कहाँ गए वो कण आखिरकार? तो यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये होते कितने छोटे हैं। क्या नंगी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से, या फिर कुछ चश्मा लगाना पड़ेगा, या फिर कोई मैग्नीफाई ग्लास लगाना पड़ेगा तब जाके दिखेगा ये छोटे छोटे कण? तो देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, उसको घोल लें, लैब में मिलेगा ये। और इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। ठीक है। माने 10 ml लेना है और 90 ml जल के अंदर मिला देना है। फिर उपरोक्त घोल में 10 ml निकाल कर उसमें भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार
तक तनुकृत, तनुकृत का मतलब होता है पतला करना, तनुकृत का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है, बहुत महीन करना, तनुकृत का मतलब क्या होता है, बहुत महीन करना, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई अपन ने क्या किया, 100 ग्राम चीनी ली और थोड़े से 1 गिलास पानी में डाल दिया, तो जब हम उसको पियेंगे तो कितना मीठा लगेगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि उस 100 ग्राम पानी उसी पानी को हमने बहुत बड़े उसमें मिला दिया, माने 10 लीटर में मिला दो और फिर सबको बांटो, क्या उतना ही मीठा लगेगा, नहीं, तो वो पतला हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, पतला, तनुकृत, ठीक है ना। तो तनुकृत हो जाएगा, और क्या, अब भी रंगीन है, अभी भी क्या है, रंगीन है, मतलब धीरे धीरे उसका रंग क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो स्टार्टिंग के अंदर 100 ml ये तो वाटर है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, तो कितना लाल था, कितना इसके अंदर लाल था, लेकिन इसमें से 10 ml लिया केवल और इसमें डाल दिया। अब 90 ml पानी था, तो इसमें कितना होगा, ये 100 ml बन गया टोटल मिला के। अभी इससे थोड़ा ये गहरा नहीं, थोड़ा सा के हल्का बना है, थोड़ा सा हल्का। अब इसमें से भी 10 ml लेके इस 90 ml पानी में फिर मिलाया, तो इससे फिर हल्का आया, मतलब ये तनुकृत होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, ठीक है। और फाइनली जाते जाते तो बहुत फीका ही पड़ गया। अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है, मतलब पानी तो रंगीन ही नजर आएगा, कलर भले हल्का होता जा रहा है, मतलब इतने छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं भाई, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब चलिए, ठीक है, आगे अपने पास है, क्या है अपने पास है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा माने 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर कई सूक्ष्म कण होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे होंगे। ये कण छोटे छोटे कोणों में विभाजित होते रहते हैं, मानिए सतत बदलते रहते हैं छोटे छोटे कणों के अंदर। म- अब चलिए आगे, ठीक है। अब लीजिए यहाँ पे, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह यदि 2 ml डेटॉल डेटॉल से भी हम ये क्रिस्टल कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई पोटेशियम परमैंगनेट तो लैब में ही मिलता है, परंतु डिटॉल तो अपने घर में मिल जाता है ना, डिटॉल जो है अपने घर के अंदर ही मिल जाता है, तो डिटॉल लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 2 ml ले लेंगे, काफी है। अब तनुकृत होने पर भी उनकी महक में हमें मिलती रहेगी, मानी इसको कितने पानी के अंदर डाल लो फिर भी 2 ml की महक उसके अंदर हमें स्मेल आती रहेगी, ठीक है ना। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि भाई पदार्थ के कण इतने चिन्ने चिन्ने होते हैं जिनकी कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो पहला गुण क्या आया कि भाई जो पदार्थ के जो गुण होते हैं उनमें से पहला है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है भाई, रिक्त स्थान होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान। चलिए आगे, आगे है, मानी क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक नमक शर्करा डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी
में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये क्या दर्शाता है कि भाई जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है भाई? रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा क्या है? पहला तो क्या था कि भाई पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं, खाली स्थान होता है। आगे क्या बोल रहा है कि भाई साहब पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील रहते हैं, रुकते नहीं है एक जगह पर। ठीक है ना, रुकते नहीं है। ये इसका सेकंड वो है ना। अब अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने परीक्षण को नोट करें। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आप समझो कि अगर हम एक मोमबत्ती ले लें और उसको बुझा देर किसी कोने में रख दें तो उसकी स्मेल हमें नहीं आएगी। ठीक है ना। लेकिन यदि हम एक अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती होती है ना जो देवताओं के लगाते हैं, महाराज भगवान के लगाते हैं, वह अगरबत्ती यदि लगा के थोड़ी देर जला के उसको बंद कर दे तो पूरे कमरे के अंदर उसकी महक आ जाएगी, पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ जाएगी, उसकी महक आ जाएगी। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली चाय डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्ष के एक कोने में रख दें और अपने परीक्षणों को नोट करें। ठीक है। बोल रहा है कि भाई एक में तो चाय डाल दें और एक में आप क्या डाल दीजिए, कोई कलर डाल दीजिए, स्याही है ना, और एक में डाल दीजिए शहद और इसको कोने में रख दें और इनकी जो फ्रैक्शंस हैं उनको टेस्ट करें कि इनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तीसरा क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो पहला हमने क्या देखा कि भाई पदार्थ के कणों के बीच में छोटे छोटे जो है गैप रहते हैं। दूसरा हमने देखा कि ये निरंतर गतिमान रहते हैं। तीसरा हमने देखा कि जो पदार्थ के कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैच करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है ना। एक दूसरे आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ आना। ठीक है। अब इस खेल को इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। एक दूसरे को क्या करना है भाई? पीछे से कसकर पकड़ लेना है। ये एक कुछ नाटक वाटक है, कोई गाना वाना है। ठीक है ना, यहाँ जो चल रहा है। आगे है भाई, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों समूह श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। इस प्रकार इस समूह को तोड़ना आसान था। और क्या और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? जो सही से पकड़ रखा, बहुत तेजी से पकड़ रखा, वह है। ये भी क्रियाकलाप है। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। एक लोहे की कील लें, एक चौक का टुकड़ा लें और एक क्या लें? रबर बैंड। इन पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अब देखो भाई क्या है? लोहे की कील, चाक का टुकड़ा और रबर बैंड। अब मेरे भाई बताओ, अगर मैं लोहे के टुकड़े पर मैं क्या मारूंगा? हथौड़ा मारूंगा तो धीरे धीरे फैलेगा, टूटेगा नहीं, भंगूर नहीं होगा, लेकिन बहुत मारने पर वो क्या हो जाएगा? फैलेगा।
फैलेगा, चौड़ा होता जाएगा, ठीक है, वाइड होता जाएगा। और यदि मैं एक ही हथौड़े के इस पे मार दूं, चौक पे मार दूं, तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब मान लीजिए मैंने रबर पे टुकड़ा मारा, रबर पे टुकड़ा हथौड़ा मारा, तो रबर जब मारा तब तो फैल गया, हथौड़ा उठाए वापस से पास में आ गया, ठीक है। तो किसकी बॉन्डिंग अधिक होगी, अच्छे से कौन होंगे, रबर वाले या फिर कील वाले, आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। चलिए आगे। आगे क्रियाकलाप है अपना कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें, क्या जल की सतह कटती है, जल की तरह न कटने का क्या कारण है। देखो, जल हमने ले लिया, एक थाली के अंदर ले लीजिए, है ना, और उसको यूं काटिए बार बार उंगली डाल के, वापस से जहां से अपने हाथ उंगली जाएगी वहां से पानी हटेगा फिर वापस आ जाएगा, हटेगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कारण है, क्या जल की सतह कट जाती है, नहीं कटती है। जल की सतह न कटने का कारण क्या है, बताओ भाई, ठीक है, कि भाई कारण क्या है कि जल की सतह कट ही नहीं रही है। माने उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है भाई, अलग अलग होता है, ठीक है। क्या होता है प्रत्येक पदार्थ में, इस आकर्षण बल का प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मैं कुछ देख रहा हूँ, फाइंड ऑन पेज, स्क्रीनशॉट ले, प्रिंट ले, ब्राउजर, डाउनलोड, शॉपिंग, जूमिंग चल रहा है, टैब विंडो, ठीक है, इसमें सेटिंग में भी तो नहीं है, रिटर्न है, लिखना है, प्रोफाइल है, पासवर्ड पैन, कुछ नहीं, बहुत ओपन हो गया, करने दो इसे तो। इसको हटाने पड़ेगी, है ना, ठीक है। मैं चाह रहा था कि ये इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज हो जाए, सर्च ओरिजिनल टैब रिसेंटली, नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि ये जो चल रहा है इसका थोड़ा सा कि क्या चेंज हो जाए, हाँ, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मतलब अलग अलग पदार्थ में अलग अलग क्या रहता है, इसकी सामर्थ्य रहती है। ये कुछ एक क्वेश्चन है, इनको छोड़ते हैं। अब आगे आ जाता है 1.3 माने पदार्थ की अवस्थाएं। तीन चीज हमने वहां पे देखी कि भाई पदार्थ के कणों के अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं, दूसरा देखो पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, तीसरा हमने देखा, क्या देखा था तीसरा, हम्म पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, तीसरा क्या था, आ गया, तीसरा दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया, इतनी जल्दी कैसे, पढ़ना तो पड़ेगा उसे, देखना पड़ेगा क्या था, तीसरा था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या था भाई, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। मानी पदार्थ किस किस अवस्था में रह सकता है, क्या गैस में रह सकता है, क्या सॉलिड में रह सकता है, माने ठोस रह सकता है, क्या द्रव में रह सकता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन, जो स्टेट्स हैं, है ना, मैटर की जो स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स, माने अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं पदार्थ अपने, तीन रूप में होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, ठोस हो गया जिसे सॉलिड कहते हैं, द्रव हो गया, और एक हो गया गैस, क्या हो गया भाई, एक गैस हो गया। तो ये इनके रूपों में होते हैं,
इन इन रूपों में ये होते हैं, है ना। 3 है, वैसे तो 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठीक है। एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है और एक प्लाज्मा है, ठीक है। जो बहुत ठंडा है उसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, और जो बहुत बिल्कुल बहुत गर्म है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। वैसे यहाँ पर जो अवस्थाएं दी गई है केवल कितनी दी गई है? 3। अदरवाइज कितनी अवस्थाएं होती है? 5 होती है। आगे होगी तो देखेंगे, ठीक है ना। आगे होगी तो क्या करेंगे? देखेंगे, है ना। चले आगे। आगे अपने पास है ठोस अवस्था। क्या आ चुकी है अपने पास? ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था के काफी सारे एग्जाम्पल है, लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है, चीनी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक्स, मोस्ट ऑफ मैटर्स आर देयर। काफ़ी सारे जो मैटर्स हैं वो हैं ठोस अवस्था के अंदर, ठीक है। देखो, किताब, सुई, लकड़ी, छड़, काफ़ी सारे है ना, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है कि ठोस अपने पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी सारे ठोस हैं, काफ़ी सारे क्या हैं भाई? ठोस अवस्थाएं हैं। अब चलिए, मन इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्तर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न का मतलब होता है दबाव, सिकुड़ना, ठीक है। अगर किसी चीज, जैसे ये मेरे पास है, मैं इसके दोनों तरफ से बल लगाऊं तो टूट जाएगा बीच में से, ठीक है ना। तो क्या इसका दबना संभव है? तो रबर ही दब सकता है, और चीजें दबती नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनको प्रैक्टिकल कीजिए आप। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, माने ठोस एक निश्चित आकार घेरती है, उसका एक निश्चित आयतन होता है, ठीक है, और एक निश्चित आकार में वो रहता है ना। इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ता होती है। मानी जो संपीड़ता है, मानी जिसका जो प्रेशर करके दबा दें, वो बहुत कम होती है, न के बराबर। जैसे लोहा है, लोहा का बाट ले लीजिए, जैसे 1 किलो का है, अब उसे कितना ही ठोके वो अपना जो आकार वो परिवर्तित कर लेगा, लेकिन वो अपना जितना आयतन वो घेर रहा है वो चेंज न के बराबर होगा। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। बल लगाने पर क्या हो जाते हैं? ठोस टूट सकते हैं। जैसे ये है, मैंने बोला कि अगर मैं इस पे बल लगाऊं तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। पत्थर पर भी थोड़े से चोट मारते हैं तो ये थोड़ी है कि वो लंबा बद जाता है, नहीं भाई, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, भंगूर है वो, ठीक है। ठोस तो है ही, लेकिन वो टूट जाता है। आगे है, मानी बदलता है, बोलते हैं कि लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। निश्चित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब एक रबर आ गया, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? बिल्कुल ठोस है, लेकिन इनका आकार क्या हो जाता है? बदलता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, चेंज होता है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? बिल्कुल ये भी ठोस है, ठीक है। लेकिन एक स्मॉल पार्टिकल जब चीनी का लेंगे तो वो ठोस है, ठीक है ना। क्या है? वो ठोस है। हाँ, उसको क्या करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे बड़े बर्तन में डाल दिए गोल वाले में, तो गोल का आकार ग्रहण कर लेगी। उसको चौकोर में डाले तो चौकाने जैसा आकार ग्रहण कर लेगी, आकार परिवर्तित कर लेगी, क्योंकि छोटे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो ठोस हैं। और पानी में मिला देंगे तो वो किस में हो जाएंगे? द्रव में चेंज हो जाएंगे। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगने पर यह टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। चाहे बल हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखे, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है, ठीक है ना। चीनी
वो अगर आप किसी भी प्लेट या उसमें रख दोगे तो उसके हिसाब से उसमें डल जाएगा, परंतु उसका जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, क्रिस्टल हैं, उनका आकार चेंज नहीं होगा। ठीक है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है और इससे संपीड़न संभव हो पाता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे आ जाती है आपकी द्रव अवस्था। हमने ठोस अवस्था पढ़ ली है। ठोस अवस्था में काफ़ी सारे जो उसके गुण होते हैं वो हमने जाने हैं कि ठोस जो चीज़ें हैं, या ठोस जो चीज़ें हैं अपना आकार नहीं बदलती है। ठीक है। कठोर होती हैं, बहुत कम प्रेशर लगाने पर दबती नहीं है, टूट जाती हैं। ये ठोस की विशेषताएं हैं। आगे हम द्रव अवस्था की तरफ चलते हैं। लिक्विड जो फॉर्म है उस अवस्था की तरफ चलते हैं, लिक्विड स्टेट की तरफ चलते हैं। क्योंकि 3 स्टेट यहाँ पर हमने पढ़ी है, बाकी भी आएगी, दोनों भी आएगी इस चैप्टर के अंदर। ऐसा नहीं है कि ट्रांस कंडेंसेंट, ट्रांस जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा है वो भी आएगी, लेकिन थोड़ा बताएंगे उनके बारे में। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, आ, शीतल पेय, इनको आप इकट्ठा करें। जल को इकट्ठा करें बर्तन में, किसी में भी, जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगा, है ना। इसके पार्टिकल्स भी ऐसे ही होते हैं। खाना देखो, ठीक है, पकाने का तेल जो है, खाना पकाने का तेल है, उसको किसी बर्तन में डाल लो। दूध को भी डाल लो, जूस को भी डाल लो। शीतल पेय का मतलब कार्बोनेटेड जो वाटर होता है, ये कोका कोला, लिम्का और काफ़ी सारे मैरिंडा वगैरह हैं, ये शीतल पेय के अंदर आते हैं। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रम से एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? आयतन नहीं बदलता। ठीक है ना। अगर आप 50 ml किसी भी बर्तन में डाल रहे हैं ना, 50 ml ही रहेगा, परंतु वो उसका आकार बदल लेगा। प्रत्येक बार आयतन समान रहता है या द्रव का आकार समान रहता है? ना। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? बिल्कुल आसानी से बह जाता है। ठीक है। प्रत्येक प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए इन्हें दृढ़ नहीं, लेकिन तरल होते हैं। दृढ़ तो नहीं होते, ये तरल होते हैं। अगर हम उनको हाथ देंगे तो हाथ भीग जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अपना हाथ उसी में चला जाएगा। और यदि पत्थर में हाथ दे, जा ही नहीं पाएगा, अपने हाथ का ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ना, अपने हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आगे लीजिए। ये काफी सारा है। देखिए कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी, देखो क्या बोल रहा है कि जो अपना जो जल है उसमें काफी सारी वातावरण की गैसें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो उनके अंदर घुल जाती है, विसरित हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है ना। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वहन के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन, भाई जो जल के जंतु है ना, जल के अंदर जो जंतु है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको लेते हैं। कौन? जलीय जीव, मछली, और भी काफ़ी सारे उसके अंदर मछलियों की काफ़ी सारी वैरायटीज हैं। ठीक है। द्रव, हाँ, इस तरह श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। माने ठोस भी द्रव में चला जाता है और गैस भी द्रव में विसरित हो जाती है। ठीक है ना।
गैस भी द्रव में विस्तृत हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। और ठोसों की अवस्था में जो द्रव है उसमें विसरण की दर जो अवस्था है तुरंत हो जाती है। ठीक है, चीनी जैसे डालेंगे, ठोस है चीनी, उसमें डाल दिया तो घुल जाएगा। ठीक है ना, तुरंत घुलता है। ठीक है ना, तुरंत घुल जाता है। जैसे कोई भी मिट्टी डाल दी तो मिट्टी भले उसमें मिल जाएगी चारों तरफ, दिखेगी दिखने को तो, लेकिन पूरी तरीके से मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके गुण है ऐसे ही। ऐसा इसीलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण हैं वो स्वतंत्र अवस्था में क्या करते हैं, मोमेंट करते हैं, गति करते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोस के अंदर जो रिक्त स्थान बहुत कम होता, माइनर। ठीक है, परंतु जो द्रव है उसमें रिक्त स्थान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ रिक्त स्थान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। चलिए भाई। अब आ जाती है अपने पास गैस। ठीक है, तीसरी अवस्था आ गई अपनी, कौन सी आ गई, गैस अवस्था, है ना। गैस को अंग्रेजी में भी गैस ही कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी गैस ही कहते हैं, है ना। तो आगे है, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। इससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है ना। तो मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि सिटियों के अंदर या फिर गांवों के अंदर भी गुब्बारे बेचने वाला आ जाता है। क्या बेचने वाला, गुब्बारा बेचने वाला आ जाता है, तो वो अपने साथ में एक सिलेंडर भी लेकर आता है। तो मुझे बताओ मेरे भाई कि उस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, उस सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वैसे मैं बता दूं, हीलियम होता है उसमें। ठीक है, क्या हीलियम होता है उसके अंदर, कौन सा है, हीलियम। ठीक है ना, उसमें हीलियम होता है। और हीलियम जो गैस है वो बहुत हल्की गैस है, परंतु उसमें आग नहीं लगती है, इसीलिए वो हीलियम भरता है। अदरवाइज हीलियम से भी बहुत हल्की गैस है हाइड्रोजन, परंतु उसमें आग लगती है। इस वजह से उस गैस को गुब्बारों में और वायुयान के टायर में बिल्कुल भी नहीं भरा जाता है, हीलियम को ही भरा जाता है। किसको भरा जाता है आजकल, हीलियम को भरा जाता है, उसको नहीं भरा जाता है। राइट, चलिए आगे। 100 ml की 3 सिरिंज ले, सिरिंज होता है ना, इंजेक्शन। बच्चे चिल्लाते हैं इंजेक्शन देखते हैं, डॉक्टर यूं ओह करता है भर के। बच्चे चिल्ला देते हैं। अब पहले हम भी चिल्लाते थे भाई, ये बच्चे क्या है। तो 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन, सभी सिरिंजों के जो पिस्टन है, सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। ठीक है ना, यहाँ भर दे भाई, चौक के टुकड़े भर दें। ठीक है, आगे पिस्टन को वापस से क्या करें, सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। वैसलीन क्या है, चिकनी होती है, इसीलिए उस पर वैसलीन लगा दें, जिससे कि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। संपीड़ित का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, दबाने की कोशिश करें। क्या करने की कोशिश करें भाई, दबाने की कोशिश करें, संपीड़ित करने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो क्या होगा, सिरिंज यहाँ पर आ गई अपने पास, कि दबेगी कि नहीं दबेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा अपने पास पदार्थ है। सिरिंज दिख रही है सही से, मैंने इसको ले लिया है, यहाँ पे दिया हुआ है,
ऊपर वाला तो ये पिस्टन होता है, ये वाला गैस होता है, इसमें गैस भरा हुआ है, ये रबर का कोर्क है। तो मेरे भाई देखो, अगर एक में मैंने क्या ले लिया, चौक के टुकड़े, ठीक है, और एक में मैंने जल ले लिया और एक में मैंने ले लिया गैस, ठीक है। अगर मैं चौक के टुकड़े वाले सिरिंज को यदि दबाऊंगा तो नहीं दबेगा, क्योंकि उसमें ठोस है। अगर मैं द्रव वाले को दबाऊंगा तो थोड़ा बहुत उसमें मोमेंट करेगा, थोड़ा बहुत, न के बराबर, ठीक है। क्योंकि जो पदार्थ है, ठोस है, उनके बीच जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, बहुत माइनर होता है। परंतु द्रव के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो द्रव भी नहीं ठोस थोड़ा सा न के बराबर दबेगा, अ, द्रव थोड़ा दबेगा, और गैस बहुत ज्यादा दबेगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ के कण है बहुत दूर दूर होते हैं, और रिक्त स्थान होता है, तो इसीलिए गैस, देखो पिस्टन कहाँ तक चिपक के आ गए हैं ना, दब गए ना काफी सारा पिस्टन, ठीक है। तो बिल्कुल, आपने क्या देखा कि इस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? बिल्कुल हमने अनुमान लगा लिया कि भाई देखो, ठोस, द्रव और जो गैस है उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, ठोस में बहुत कम होती है, गैस में उससे थोड़ी सी ज़्यादा रिक्त स्थान, द्रव में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है। आगे है कि हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता मानी कंप्रेशंस काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाती है क्या? गैस, ठीक है। एलपीजी आती है, सीएनजी आती है, ओके। तो अपने घरों के अंदर कौन सी गैस आती है? एलपीजी, लिक्विड, ठीक है। एल का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस आती है भाई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कौन सी है? लिक्विड द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है, सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस मानी सीएनजी, सीएनजी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सीएनजी का। संपीड़ितया काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यह आसानी से यह आसानी से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है भाई? भेजा जा सकता है, ठीक है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है ना। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ ले रहे हैं, ये ले, ठीक है, और इसे कर देते हैं ऑन। ठीक है, आ गया वापस से, और यहाँ से हम इसे लिख भी लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छोटा बना दें, हम्म, और पतला बना दें, ठीक है, ओके। चलिए आगे। तो यहाँ से आ गया होगा आप लोगों की समझ में, क्या है भाई, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा दबाकर सिलेंडरों में भर लिया जाता है, और सिलेंडर काफ़ी मोटे मोटे सिलेंडर्स रखे लेयर के सिलेंडर होते हैं, जिनमें आसानी से उसको क्या कर लेते हैं, गैस को दबा के प्रेशराइज करके भर लेते हैं, ठीक है। आगे है, हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और फैलकर रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए
गर्म खाने की महक, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस, द्रव, गैसों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। जो हम खाना पकाते हैं ना भाई, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, उसकी जो स्मेल है तुरंत अपने तक पहुंच जाती है कि अपने रसोई के अंदर क्या खाना बनाया है। ठीक है ना, रसोई के अंदर क्या खाना बनाया है इसका तुरंत पता हमें लग जाता है कि भाई रसोई में हमने ये खाना बनाया है। ठीक है, क्योंकि वो गैस होती है, तुरंत हवा में मिलके आ जाती है, वो फैलती है तुरंत, उसके कण है ना, उसके जो कण हैं, सुगंध के कण हैं, वो फैलते हैं। ओके, जबकि ठोस में ऐसा नहीं है, बहुत तेज नहीं फैलते हैं। अब यहाँ पे ठोस के देखो कण बहुत पास पास है, अब यहाँ थोड़ा द्रव है तो थोड़े दूर हो गए, इनके बीच में रिक्त स्थान की ज्यादा हो गए, इसमें थोड़ा कम था, इसमें ज्यादा। और गैस में तो बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, ये दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो है, कण जो है, दूर दूर होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, आगे है जैसा ठोस जैसे बर्फ है, द्रव जैसे जल है, और गैस जैसे जल वाष्प है। ठीक है, क्योंकि द्रव एक ऐसा पदार्थ है, मानी जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाएंगे। देखो, अगर अवस्था परिवर्तित होती है, जैसे ठोस में है तो उसके कण पास पास आ जाते हैं, थोड़ा कम गैप रहता है उनके पार्टिकलों में। यदि वह द्रव बन जाता है तो और थोड़ा सा गैप और ज्यादा हो जाता है, और यदि ठोस बन जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। आगे है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, अब भाई तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तापमान प्रभाव का एक मिनट। तो बाकी कहाँ गया, 9 ही आए हैं, 10 भी है ना, दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है बना। हम्म। चलिए, यहाँ हम थे, यहाँ पर आ गए थे, थोड़ा सा इधर कुछ है, ज़्यादा नहीं है कुछ इधर। चलिए आगे। माने गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण यह कण पास पास में न पास पास में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। देखो, जो गैस के कण होते हैं उसके अंदर, जो गैस के कण है उनके अंदर पहली बात तो अनियमित गति होती है, वो अपने आप इधर उधर भागते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर वो और दूर फैलते हैं और उनके अंदर गैप ज़्यादा होने लगता है। आगे देखो, प्रश्न है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या आ गया, मान किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बोले तो उसका वेट, ठीक है, बटे के अंदर आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। अब सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किसका है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है यहाँ पर, वो बताओ तीनों में से। ये जो सब है, तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा वो लोहे का होगा। ठीक है, लोहे के बाद में
रुई का होगा, लोहे के बाद में चौक का होगा, फिर हम रुई का रख सकते हैं, फिर उसके बाद में घनत्व थोड़ा सा जल का शहद का होगा, है ना, शहद का होगा, फिर उससे चिमनी की धुआं का होगा, ठीक है ना, फिर जल का होगा और फिर वायु का, है ना। मानी ये हमने घटते हुए क्रम में लिखा है, यहाँ तो बढ़ते हुए क्रम में था, तो बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो वायु आ जाएगा, फिर चिमनी आ जाएगा, फिर शहद, फिर जल, है ना, फिर जल, फिर शहद, ठीक है ना। शहद का ज़्यादा घनत्व होता है, फिर शहद के बाद में आएगा जल, फिर चौक, फिर रुई और लोहा, ठीक है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। आगे भी कुछ हो रहा है अपना, ठीक है। माने निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, सरलता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। कारण, गैस पूरी तरह से बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, तभी तो अगर ज़्यादा गैस भर दे तो वो फट जाता है ना गैस सिलेंडर, ठीक है, इसलिए उसमें एक लिमिट की गैस ही डालते हैं। आगे है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा ठीक है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन अ, आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाएं ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा क्यों होता है, एक तो होता है एक मान लीजिए, हम्म, एक होता है जल, ठीक है ना, क्या है, जल है अपना, ओके, एक तो है जल, ठीक है। जल का घनत्व ज्यादा होता है या फिर बर्फ का, ठीक है, बर्फ का। तो मेरे भाई, जो घनत्व ज्यादा होता है वो जल का, है ना, क्योंकि जिसका ज्यादा घनत्व होता है वो नीचे बैठता है, जिसका कम घनत्व होता है वो ऊपर बैठता है। क्या कारण क्या है कि जब 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 जल है जो बर्फ में परिवर्तित होती है, तो बर्फ के बीच में, बर्फ के जो जल के पार्टिकल्स जम जाते हैं उनके बीच में वायु जम जाती है, वायु रह जाती है, इसीलिए इसका घनत्व और उसका घनत्व होता तो सेम जैसा ही है, लेकिन उसमें वायु के कारण वो क्या करता रहता है, पानी पर तैरता रहता है, ठीक है। वायु के उसके अंदर माने गैस के उसमें पार्टिकल्स फंस जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये इस पे तैरता है और इसका घनत्व ज्यादा और इसका कम हो जाता है, समझे ना। चले आगे, आगे चलते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? बिल्कुल, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या कर सकता है भाई, बदल सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है, बिल्कुल, तीनों अवस्था में रह सकता है। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी तीनों अवस्थाएं चेंज करता है ना। जो जल है तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, मान ठोस, बर्फ, जो ठोस है जैसे बर्फ है, द्रव जैसे जल है, और गैस जैसे जल वाष्प है, तीनों में रह सकता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन पदार्थों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं खोजना चाहिए, पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो, इसको थोड़ा समझते हैं कि अवस्था परिवर्तन होने पर क्या होता है। मान लीजिए अभी अपने पास जल है, द्रव अवस्था में है, यदि हमने उसको फ्रिज में रख दिया तो जम जाएगा, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जल के पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, ठीक है, तो बर्फ में बन जाएगा। अब मान लीजिए जल है, उसको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया तो उसके पार्टिकल्स वैसे ही बहुत तेज गतिमान हो जाएंगे ऊष्मा देने पर, माने ऊष्मा ऊर्जा उसे देने पर बहुत ज़्यादा गतिमान होंगे, और उनके उनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, और एक समय आएगा जब वो भाप बन के उड़ ही जाएगा पानी, ठीक है ना, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा और गतिमान हो जाएंगे, ठीक है। आगे है तापमान का प्रभाव।
एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर एवं अ, ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को, थर्मामीटर का मतलब होता है जो टेम्परेचर मेजरमेंट करता है उसे थर्मामीटर कहते हैं, आप मापी। ठीक है। तो इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छूता रहा। उसके नीचे बल्ब होता है, थर्मामीटर के नीचे क्या होता है, बल्ब होता है। बल्ब का मतलब ये नहीं कि वो जुड़ता है, जलता है, ऐसा नहीं। वो मरकरी होती है उसके अंदर। ठीक है ना, क्या होती है, मरकरी होती है। लटका दें और थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छूता रहे। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जल जल सॉरी जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। तापमान क्या कर लें, नोट कर लें, मेजर कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठीक है। देखो, अगर अपने पास बर्फ है तो बर्फ 1 डिग्री या 0 डिग्री पर जम जाएगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और यदि वह पानी बन जाता है तो 1 डिग्री से ज़्यादा आया और वह पानी बन जाएगा। क्या आ जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। 0 डिग्री पर होते ही क्या, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, 0 डिग्री पर पहुंचते ही वो बन जाएगा क्या, पानी, सॉरी बर्फ। ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अपनी चीजों को। आगे बोला है कि प्रेक्षण नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते रहें, गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। तो देखो, जो द्रव है कितने डिग्री पर उबलने लगता है, जो द्रव है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। द्रव कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है ना। ठोस के और 100 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर हुआ ये क्या करने लग जाएगा, जल जो है वाष्प में परिवर्तित होने लग जाएगा। ठीक है, गैस में परिवर्तित होने लग जाएगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। कंपन मन धड़धड़ाहट कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ठीक है, मानिए इनके जो आकर्षण बल है वो पार कर जाता है और छोड़ के चला ही जाता है फिर इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस 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 ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये पूरा परीक्षण लिया गया था। स्टार्टिंग में क्या क्या था, बर्फ का टुकड़ा लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का टुकड़ा था, ये 0 डिग्री से भी ज़्यादा माइनस में था। फिर 0 डिग्री पे आया तो और उसे थोड़ा जैसे जैसे ऊपर आने लगा, गर्म किया तो पानी में बदल गया, और ज़्यादा गर्म किया तो 100 डिग्री पर पहुँचते ही क्या बन गया, उबलने लग गया। फिर इससे ज़्यादा थोड़ा सा और उबाला तो ये उड़ के ही चला जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या है, माने न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक। माने जिस तापमान पर जिस टेम्परेचर पर जल ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो 0 डिग्री के बाद बर्फ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन। क्या है, केल्विन। अब 273 जो है मेरे भाई ये 0 डिग्री है, 0 पॉइंट समथिंग है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। तो 0 डिग्री है, वहाँ पे बर्फ गलना स्टार्ट हो जाता है। इस यानी प्रक्रिया से में प्रकृतित हो जाता है। जरा समझो इसको। माने नोट तापमान की अंतर्राष्ट्रीय माने एसआई मात्रा के केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन।
ठीक है, 273.15 केल्विन। मैंने बोला था कि अगर सेल्सियस में इसे हम मानते हैं तो 0 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, तो 0 डिग्री पर ही है। तो 0 डिग्री पर आते ही ये गलित अवस्था में चला जाता है। 0 डिग्री से थोड़ा अंदर जाएंगे -1 पे, ये किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, माने बर्फ में बदल जाएगा। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 ही जोड़ते हैं। मानी जो 0.15 है उसको हम मेजर नहीं करते हैं, यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, तो दिए हुए तापमान में इतना घटाते हैं या फिर इतना जोड़ते हैं। ठीक है, चले आगे भाई। आगे थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं है, कितना है अपना, ये 7 था, 9 ही है इसमें ना, ये 8वां हो जाएगा और 9वां। नौवां का बाद में 10वां भी है, 11वां नहीं हो तो अच्छा है 11वां भी है ना, 11वां ये, फिर उससे आगे। चलिए, समय लग रहा है इसको, पर कंप्लीट कर ही देंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ से अभी इसको ठीक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे आ जाएगा भाई अपना दाब। ठीक है, पहला था तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या, इसकी बैटरियाँ। चलिएगा, आगे चलते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, किसका प्रभाव भाई, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। माने हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम होगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, होता है। ठीक है, अगर अपने पास आपको पता है जैसे गैस है, गैस पर हम बहुत ज़्यादा दाब लगाएंगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि सिलेंडर के अंदर मान लीजिए गैस है ना। अगर जैसे अब वायुमंडल के अंदर काफ़ी सारी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, यदि इसको लेकर सिलेंडर में भरा जाए, बहुत संपीड़ित किया जाए तो पानी की जैसी बन जाती है। ठीक है, तो दाब बढ़ने और ताप घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। माने दाब तो बढ़ा दो और टेम्परेचर को घटा दो तो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। क्या आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, बिल्कुल। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का एक एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आ जाती है। माने तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाती है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे, ये कुछ है ना। अब यहाँ पर हो जाती है, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है, सूक्ष्म बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस पदार्थ और तापमान के द्वारा तय होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठोस को यदि हम, जो द्रव है, द्रव को क्या बना सकते हैं, संलग्न करके, माने जमा कर तो ठोस बना सकते हैं, और गला कर क्या कर सकते हैं, द्रव बना सकते हैं। अब ठोस से सीधा गैस में जो अगर बनेगा तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यदि निक्षेपण, निक्षेपण किसे कहेंगे, माने गैस से सीधा यदि ठोस बन जाता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं।
और यदि द्रव से गैस बन जाती है तो उसे वाष्प कहते हैं, और गैस से यदि द्रव बन जाता है तो उसे संघनन, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आगे आ गया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ को इतना टेम्परेचर दिया जाए कि वो गैस में परिवर्तित हो जाए, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। माने पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। मान जो एटमॉस्फेरिक वेट है, क्या है? एटमॉस्फेरिक वेट है, वो यहाँ पर है। गैसीय दाब के मापन का मात्रक है, दाब का एसआई जो मात्रक है वो पास्कल है, पीए। ठीक है, दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? आपका पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, या 1.01 को तो हटा दो, ये सीधा का सीधा क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर सीधा का सीधा क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में वायु का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक होता है। जो समुद्र की सतह है उस पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक होता है। इसे सामान्यतः दाब कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। आगे अपने पास है गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? गीले कपड़े सूख जाते हैं, मानिए ऐसी कंडीशन में गे पानी की मात्रा बहुत कम होती है और इस पर धूप गिरती है, तो ये क्या हो जाते हैं? सीधे वाष्प में परिवर्तित होके चले जाते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर निश्चित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मानिक क्वथनांक से कम दाब पर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। मानी कहने का मतलब है कि द्रव उबला नहीं और पानी बन के मतलब गैस बन के उड़ गया, उसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने है, कपड़ों के अंदर काफी सारा पानी रहता है, नॉर्मल रहता है समझ लो, लेकिन वो बिना क्या कपड़े के अंदर जो पानी रहता है उबलता है नहीं, वो सीधा का सीधा गैस बन के हट जाता है और अपने कपड़े सूख जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। मान क्षेत्र बढ़ाने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उसे फैलाते हैं, ठीक है ना। मतलब वाष्पीकरण की दर, अगर अ, वाष्पीकरण केवल सतह से होता है, नीचे से नहीं। ठीक है, तो सतह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण कहाँ से होता है? सतह से। ठीक है, अगर हम उसकी सतह को बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण मानी जो अपना कपड़ा होता है वो बहुत जल्दी सूखता है। और यदि उसको फैलाते नहीं हैं तो सतह बहुत कम रह जाती है और कपड़े को बहुत समय लग जाता है सूखने में। ताप में वृद्धि, ताप बढ़ाने पर अधिक कणों
को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। मानी नॉर्मल धूप है तो समय लगेगा, और बहुत तेज धूप है तो बहुत कम समय लगेगा कपड़ों को सूखने में। आर्द्रता में कमी, अगर वायु के अंदर नमी है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, तो वहां पर कपड़े सूखने में समय लगेगा। और यदि अपने राजस्थान में कपड़े सुखा दे तो तुरंत उड़ा उड़ू दे, और यदि साउथ में सुखाएं तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वहाँ समुद्र के किनारे या समुद्र की जो हवा होती है शुष्क हवा नहीं होती, उसमें नमी होती है थोड़ी। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जल वाष्प में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने पास पास आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। देखो, अगर कहीं क्या है, तालाब है, ठीक है, और उसके आप किनारों पर जाके बैठोगे तो आपको बहुत शीतलता फील होगी। रीजन क्या है कि गर्मी में भी जाके बैठोगे तो शीतलता फील होगी, क्योंकि वहाँ जो वाष्पीकरण हो रहा है उसकी नमी वहाँ के वातावरण में रहती है। वहाँ के वातावरण में रहती है तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ शीतलता फैल जाएगी। ठीक है, आगे है, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या करती है? शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है, तो वाष्पीकरण के जैसे अपने बॉडी के अंदर जब बॉडी बहुत गर्म हो जाती है तो क्या छोड़ने लगती है? पसीना छोड़ने लगती है। और पसीना कहाँ चला जाता है? अपने कपड़ों में चला जाता है नॉर्मल तरीके से, और ये अपनी बॉडी की सतह पर फैल जाता है, और अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करता है। इसलिए क्या आता है? अपनी बॉडी पे पसीना। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करने वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? ठीक है, बर्फीले जल मानी अगर बहुत ठंडा जल है, बहुत ठंडा जल है, माने फ्रिज में से आप पानी लाए और एक गिलास में आपने डाल दिया, तो जैसे ही आपने उसमें डाला तो मेरे भाई आसपास के जो वातावरण के अंदर वायु के अंदर
जो नमी की मात्रा थी वह ठंडा होकर उस गिलास के ऊपर चिपक जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसीलिए नजर है, किसी भी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, जलवाष्प की ऊर्जा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो ये अपना जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ स्पेसिफिक ये यहाँ पे दिए गए हैं। माने तापमान को केल्विन में नापा जाता है, के इसका प्रतीक है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, स्मॉल एम इसका है 37 माने किलोग्राम, जो वेट है उसको हम केजी में नापते हैं, भार को न्यूटन में नापते हैं, आयतन को घन मीटर में नापते हैं, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में नापते हैं, और दाब को पास्कल पीए में नापते हैं। और कुछ ओके के क्वेश्चन है, आप उन्हें कर सकते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो एक एक डिटेल के साथ हम पूरी जो चैप्टर्स हैं इसके 12 उन सबको पढ़ने वाले हैं। अभी पहला चैप्टर है, एवरीडे एक चैप्टर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो थोड़ी बहुत भी, और आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे कि आने वाले हमारे न्यू वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे भी अलविदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।